गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही ख़तरनाक लेवल का नोट्स देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं आप लोग को अंतिम चैप्टर पूरा ख़त्म होने के बाद, मतलब कि हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद अंतिम में, एंड में, सबसे लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को एक ऐसा नोट्स दूंगा जो कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले अगर आप पढ़ कर जाते हो तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है। हालांकि 2009 से 2026 तक के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस नोट से पूछे जाते हैं। मतलब कि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस नोट से बाहर नहीं गया है और उसी को लेकर के इसमें नोट्स में सारे के सारे पॉइंट्स कवर हैं। ठीक है। तो चलिए इतना इंट्रो दे देना काफ़ी है। तो हम लोग लेखक परिचय देख लिए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लिए, क्वेश्चन आंसर देख लिए, सब्जेक्टिव लॉन्ग और शॉर्ट देख लिए, ऑब्जेक्टिव देख लिए, है ना। और लास्ट में हम लोग सारांश समरी भी देख लिए। और आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट नोट्स, और इसको बिल्कुल मत छोड़ना प्यारे बच्चों। ठीक है। ठीक, इसको एकदम नहीं छोड़ना। तो आइए हम देखते हैं हिंदी दिगंत भाग 2 क्लास 12 BACB यानी कि बिहार बोर्ड, चैप्टर नंबर 1 क्या है? बातचीत, जो कि एक निबंध है। ठीक, इनके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। कौन लेखक हैं? अच्छा ये बताओ कि बाल कृष्ण भट्ट जी जो थे वो कहाँ के थे? तो कहेंगे आप कि सर जी हमको इतना मूर्ख समझे हैं क्या? सामने में तो दिया हुआ है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम बढ़ते हैं। लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म कब हुआ? तो 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ। इनका निधन 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हुआ। ठीक है। इनका निवास स्थान अगर पूछेगा तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता का नाम पार्वती देवी, पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। इतना आपको एकदम मोस्ट कॉमन आपको याद करना है, मस्ट है ये आपको एकदम याद करना है। स्टार लगा देते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। ये भी सवाल आता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में किस नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया? प्यारे बच्चों, ये जो नोट्स आपके सामने है वो एक एक पॉइंट्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट खतरनाक नोट्स देने का मतलब ये है कि ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, जैसे कि यहाँ पे हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, ये भी सवाल आ जाएगा। किस में, कौन सी सभा में? तो हिंदी वर्धिनी सभा में। कौन निकाले थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कितने वर्ष में निकाले थे? तो 1877 वर्ष में वे निकाले थे। ठीक है। इसको ये कितने साल तक, कितने वर्ष तक चलाते रहे? तो 33 वर्षों तक चलाते रहे। कौन चलाते रहे? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। कौन? तो बालकृष्ण भट्ट जी। क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है, आप लोग घबराना बिल्कुल नहीं। ठीक है। चलो, 1886 में लाला श्रीनिवास, ओ हो क्या हो जाता है जी। हाँ, 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। ठीक है, एक आता है संयोगिता स्वयंवर और एक आता है दमयंती स्वयंवर। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, दमयंती स्वयंवर या नल दमयंती स्वयंवर। ठीक है। तो 1886 में लाला श्रीनिवास दास ने किसकी आलोचना की? तो संयोगिता स्वयंवर की। ठीक है, संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। कौन? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है।
लाला श्रीनिवास दास जी ने 1886 में संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए इसका रचनाएं देखते हैं। तो रचनाएं कौन कौन सा है गुरुजी? तो रचनाएं है, उसमें से कौन सा उपन्यास है? तो रहस्य कथा। देखो इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं, एकदम ध्यान देना। देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, सद्भाव का भाव। कहने का मतलब ये कि जो भी आपके सामने दिया गया है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एक ही बात को नहीं बोलूँगा। ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारा क्या नाटक। नाटक में कौन कौन सा है? पद्मावती, पद्मावती, वेनिशनहार, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, है ना, मेघनाथ वध, 2 दूरदेशी, 1 रोगी और 1 वैद्य, रेल का विकट खेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसका इनका प्रश्न कौन कौन सा है? तो जैसा काम, आवाज़ थोड़ा मेरा खराब आ रहा है ना, जैसा काम वैसा परिणाम है प्यारे बच्चों। कौन सा है? जैसा काम वैसा परिणाम। ओके, चलिए अब आता है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मुनि दिव्य एकेडमी हमारे चैनल का नाम है प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टंडड़ा, बिल्कुल सही। चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। सवाल आएगा कि बाल कृष्ण भट्ट कौन से युग के रचनाकार हैं? तो भारतेंदु युग के। गला थोड़ा सा खराब हो रहा है, जरा 1 मिनट रुक जाओ यार, पानी पे क्या आते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। कौन से युग के? तो भारतेंदु युग के। अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कौन से काल के हैं, तो बताइए हमें, बाल कृष्ण भट्ट जी कौन से काल के हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के हैं। अगर युग पूछे तो भारतेंदु युग, काल पूछे तो आधुनिक काल, युग पूछे तो भारतेंदु युग, काल पूछे तो आधुनिक काल। याद हुआ? चलिए, बाल कृष्ण भट्ट जी ने हिंदी शब्दकोश का संपादन किया। सवाल आएगा बाल कृष्ण भट्ट जी ने किनका संपादन किया? ऑप्शन ए बी सी डी दिया रहेगा, तो आपको मारना है हिंदी शब्दकोश। कंफ्यूज ना होना है लल्ला। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। प्यारे बच्चों, इसका मैं पीडीएफ नहीं बना पाया था, तो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, फ़ोन बहुत लैग कर रहा था, इसलिए सोचा कि अपना नोट्स का ही फ़ोटो खींच के भेज दूं। वैसे तो मैं नोट्स बनाता हूँ, पीडीएफ बनाता हूँ अपने नोट्स से ही, लेकिन सोचा कि चलो ये अपना नोट से ही काम चला लिया जाए। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट है, बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप। कितने वर्षों तक चलाते रहे? तो 33 वर्षों तक चलाते रहे। ये सब सवाल आता है। ठीक, बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। कौन से काल? आधुनिक काल गुरुजी। रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। कौन सी श्रेणी में रखा है? तो एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। किसने रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। किसको रखा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी को, है ना। कौन सी स्टील में? तो अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ठीक है, अगला पॉइंट। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। अगर आप लोग मेरा लेक्चर देखते आ रहे हो स्टार्टिंग से, तो मैं एक सवाल पूछा था कि किसने किसके मुख से 16 वर्ष के उपरांत एक बात सुनी? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। अच्छा गुरुजी, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक जंगल में रहा था? हाँ प्यारे बच्चों, रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष तक। आप सोचो कि अगर हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन अकेले रहने लगते हैं तो मतलब एकदम पागल से अजीब हो जाते हैं कि नहीं। और रॉबिन्सन क्रूसो जी 16 साल तक उपरांत, मतलब 16 साल तक वो जंगली जानवर के बीच रहे थे। सोचो, है ना।
उसके बाद 16 वर्ष के बाद उसने एक बात सुनी, किससे? फ्राइडे के मुख से। तो उसने सुना होगा, तो सोचो तुम उसको कैसा लगा होगा। अरे देवा, अरे देवा, क्या बात कर रहा है ये, तो क्या बोल रहा भाई, ये तो अजीब आदमी है भाई। उसको लगा होगा कि ये तो मेरे जैसा दिखने वाला इंसान पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। उसको तो पता ही में नहीं होगा कि ये क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कौन सा ऐसा विचित्र प्राणी है कि क्या कर रहा, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ तो वो बस बोल रहा था, है ना। कुत्ता बहुत भौंक रहा है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहा था? 16 वर्ष। उसके बाद फ्राइडे के मुख से एक बात सुना था, है ना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता है। आत्मीयता कहने का मतलब, संवाद कहने का मतलब पहले ये बताओ। तो गुरुजी, संवाद कहने का मतलब होता है बातचीत करना। हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तो उसे हम संवाद कहते हैं। अच्छा, आत्मीयता का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो गुरुजी, आत्मीयता का मतलब होता है हम खुद से जब अपने मन से जब बातें करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, जब हम अपने मन में खुद ही विचार करते हैं तो उसे हम आत्मीयता कहते हैं, है ना। हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, सही गलत का फैसला यदि हम खुद से कर लेते हैं उसे हम आत्मीयता कहते हैं, है ना। तो आत्मीयता इसे ही कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता है। ठीक। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अवाक होकर, क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। लेखक कहते हैं कि खुद से बात करना ही एक सबसे अच्छी बातचीत है। हम कहाँ इस दुनिया में ढूंढेंगे बात करने के लिए कि भाई मुझसे कोई बात करो, हमारा दुख सुख कोई समझो, हमारी पीड़ा को समझो, दुख दर्द पीड़ा परेशानी हमारी समझो। कोई नहीं सुनेगा प्यारे बच्चों। आज के इस जनरेशन में आपकी बातें केवल आप ही सुन सकते हो। आप ही एक ऐसा योद्धा हो जो अपनी बातों को सुनकर समझकर और उस पर काम कर सकते हो। यदि आप चाहोगे कि मैं किसी और को ढूंढूं, मैं किसी और से बात करना चाहूं, मैं अपना दुख किसी के साथ शेयर करना चाहूं, तो आज का जनरेशन ऐसा है कि अगर आप किसी से शेयर करोगे तो वो आपका भलाई नहीं, आपकी हंसी उड़ाएगी, आपके मजाक उड़ाया जाएगा, आपको बीच बीच में आपके दोस्तों के बीच में बोल दिया जाएगा। इसलिए खुद से बात करना सीखिए, अपने से बातचीत करना सीखिए। यही मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। समझ में आया? चलिए, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 व्यक्ति। अच्छा प्यारे बच्चों, आपसे मेरा एक सवाल है। क्या है गुरुजी? कि मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ या फिर समझ में आपको नहीं आता? कमेंट करके बता देना, या मैं और धीरे धीरे बोलना चालू करूँ। चलिए धीरे धीरे ही बोलते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल देता हूँ, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं सुधारूँगा आपके लिए। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। लेखक कहते हैं इसमें 2 महावैज्ञानिक का नाम लिया गया है, महान व्यक्ति का नाम, 2 व्यक्ति का नाम लिया गया है। एक है हमारे बेन जॉनसन साहब और एक है हमारे एडिशन साहब। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब सर, मतलब ये प्यारा बच्चा कि मान लो हम एक ही एग्जाम्पल हर बार देते हैं, इस बार दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, नहीं तो तुम लोग कह गया मास्टर हर एक ही एग्जाम्पल चिपकाते रहता है ना। चलो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए आपको कोई लड़की पसंद आ गई। सपोज डैट आपको कोई लड़की पसंद आ गई, ठीक है। शादी ब्याह में ऐसा होता है कि ऐसे ही लड़की पसंद आ जाती। खैर बात हो या ना हो, लेकिन लगता है कि हाँ बात हो जाती, ठीक है। तो मान लीजिए आपको कोई कन्या पसंद आती है, तो पसंद आती है तो आप दूर देखते हो, वो भी आपको देखती है, आप एक दूसरे को पसंद करने लगते हो।
तो पसंद और नापसंद करने के पहले आप तो बस देखते ही हो और आपको लगता है यार कितनी क्यूट है ये, कितनी प्यारी कन्या है कि नहीं, कितनी संस्कारी कन्या है। लेकिन जब आप उस कन्या से बात करने जाते हो या आप उस लड़के से बात करने जाते हो तो आपको पता चलता है यार कितना बदतमीज़ है यार, या कितनी बदतमीज़ है यार ये, है ना। ये कन्या तो बस दिखने से ही संस्कारी लग रही थी, बात किया तो पता चला कि ये कन्या तो कन्या नहीं है ना। तो मतलब क्या, बात किए तब आपको पता चला कि हाँ उसका सोच कैसा था। कोई ऐसा होता है कि देखने में ऐसे ही अल्लू जल्लू लगेगा, लेकिन बात करेगा तो कहेगा अरे बाप रे बाप क्या बात कर रहा है है ना। तो यही कहते हैं कौन, बेन जॉनसन साहब जी कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक हमें उसके गुण, उसका दोष, उसका व्यवहार, है ना, उसका नीति, उसका छल क्या है नहीं है, उसका विचार क्या है, उसकी सोच क्या है लोगों के प्रति, ये सब कुछ पता चलता है कब, जब मनुष्य बोलता है। और उसके बाद आते हैं हमारे एडिसन साहब। एडिसन साहब कहते हैं कि देखो भाई, तुम लोग कितना भी मिल के आदमी बात कर लो, लेकिन जो असली बातचीत है ना वो केवल 2 व्यक्ति कर सकता है। दुइयों आदमी असली बातचीत कर सकता है, बाकी 3-4 को अगर हो गया तब तो वो बेकार है, फिर वो बातचीत नहीं है, फिर वो फॉर्मेलिटी है बस, है ना। मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं, एकदम 2 गहरा दोस्त, तो ऐसा होता है ना कि मतलब आप अपना दुख सुख मतलब कुछ भी नहीं छिपाते, वो भी आपसे कुछ नहीं छिपाता, एकदम दोनों एक दूसरे को एकदम ज़िंदगी के बारे में बात किए जा रहे हैं, दुख दर्द पीड़ा बताए जा रहे हैं, है ना। और अगर कोई 3 आ गया, आप बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपकी बातें चल रही है, और उसी बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ पड़ता है, तो आप क्या करते हैं, या तो आप अपना बात करने का टॉपिक बदल लेते हैं या तो आप उसको बेवकूफ़ बनाने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बात करते हैं उसी टॉपिक पे, लेकिन आप उसको मूर्ख बनाने लगते हैं कि ताकि उसको समझ में ही नहीं आए, है ना। तो यही होता है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात उसका गुण दोष का पता चलता है। और एडिसन साहब कहते हैं कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। आप कहेंगे गुरुजी एक ही बात को बार बार रटे जा रहे हैं, बेन जॉनसन, एडिशन। मैं इसलिए रटे जा रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो नांदी पाठ कहा जाता है। मतलब समझे क्या? नहीं गुरुजी हम कहाँ समझें, तो मैं आपको बताता हूँ। नाटक, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है ना, कोई शुभ कार्य होने वाला है, तो उसके प्रारंभ में, उसके ओपनिंग में, गृह प्रवेश में होता है ना, तो आप पूजा कराते हैं कि नहीं भाई सब कुछ अच्छा हो, है कि नहीं हो, सब कुछ अच्छा हो, कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना हो, भविष्य में कोई संकट ना आ पड़े हम पे। तो आप क्या करते हो, प्रारंभ में क्या करते हो, मंगल पाठ करते हो। मंगल पाठ करने का मतलब गणेश पूजा, है ना, भगवान जी की पूजा हम लोग करते हैं। वैसे ही नाटक में हम लोग नांदी पाठ करते हैं। प्रारंभ में क्या करते हैं, नांदी पाठ करते हैं कि ताकि कोई दिक्कत ना आए, है ना। जो ड्रामा हम लोग करते हैं स्टेज पे या तो कहीं पे भी, तो उसमें हम नांदी पाठ करते हैं कि ताकि कोई परेशानी, दुख, दर्द ना आ जाए, कहीं कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए, है ना। यही होता है, समझे। आगे बढ़ो। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का, बच्चों ये मैंने आपको बता दिया बहुत ही डिटेल में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। सवाल आता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है ना। यूरोप के लोगों में,
तो यूरोप के लोगों में क्या प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। मतलब इस लाइन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक, तो देखो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। कन्वर्सेशन कहने का मतलब क्या होता है, तुम बता पहले हमको। गुरुजी, कन्वर्सेशन कहने का मतलब संवाद करना, बातचीत करना, है ना। आर्ट का मतलब क्या होता है? कला होता है। ऑफ का मतलब तो तुम लोग जानते ही हो क्या होता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की कला, बातचीत करने की कला, है ना। तो बातचीत करने की कला कहाँ फेमस है? तो यूरोप में। क्यों? क्योंकि यूरोप के जो लोग हैं वो इस तरीके से बात करते हैं ना कि खुद को भी अत्यंत सुख मिलता है और जो सुनता है उसको भी सुख मिलता है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि मतलब बोले कुछ, हम बोल रहे हैं कुछ, वो सुन रहा है कुछ, वो समझ रहा है कुछ, हमको तो लग रहा है कि भाई हम तो सही है बोल रहे हैं, अगला आदमी बुरा मान गया, लड़ाई हो गया, मारा पीटी हो गया, भाई माथा फोड़ा फोड़ी हो गया, है कि नहीं। तो एक वाणी भी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। मतलब वाणी ऐसी बोलनी चाहिए कि दूसरा को भी सुख मिले और आपको भी सुख मिले, उसको भी लगे कि नहीं रे फलाना अच्छा से बात किया हमसे, पढ़ा लिखा है ना, कितना बढ़िया संस्कार मिला है उसको। तो ये होता है, बात करने के ढंग से आदमी को पता चल जाता है कि उसकी एजुकेशन कहाँ तक है, वो आदमी कैसा है ना। तो बात करना बहुत ही ढंग से करना, किसी से भी करना बहुत ही अच्छे से करना, बहुत ही प्यार से करना। ये चैप्टर पढ़ने का अर्थ आपको यही है, केवल क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टिक मारना नहीं। चैप्टर क्या है हिंदी का, ये तो आदमी कोई भी रट जाएगा, लेकिन इसको समझने के बाद अपने ऊपर उपयोग करेगा, वो न जीवन में आगे बढ़ेगा बच्चों, है कि नहीं है। चलिए यहाँ तक आप लोग कर दिए, पढ़ लिए हम लोग। रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, ये मैंने पॉइंट कर लिया है। ठीक, एडिशन का कहना है असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। मैंने बताया आपको, देखिए कितना बार मैंने पॉइंट इसको मेंशन किया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद मनुष्य में वाक्य शक्ति न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। क्या होती है? गूंगी प्रतीत होती है। ठीक इसके तरह, यह नहीं बोल पा रहा है तब ना यहाँ पे लिख दिया गया है कि नहीं है। ये नहीं बोल पा रहा है तब ना इसको यहाँ पे लिख दिया गया, ये नहीं बोल पा रहा है बेचारा, गूंगा, तब यहाँ पे लिख दिए हैं गुरुजी, बहुत बढ़िया। मनुष्य में वाक्य शक्ति न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। मतलब मनुष्य अगर गूंगा होता तो तुम सोचो ना भाई कि दुनिया में क्या होता गुरुजी, कुछ ना होता, है कि नहीं है। हम लोग कुछ ना बोल पाते, गूंगा रहते, और क्या, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये जो नोट्स है आपका, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसको ले लो। चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, खचाक हो गया, टिक हो गया। हाँ ऐसे ही लेना स्क्रीनशॉट, टिक 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 करके, टिक। हाँ बहुत बढ़िया, इसको भी ले लो, लिख लेना अपना कॉपी में। टिक स्क्रीनशॉट का आवाज़ है, समझा। हाँ चलो टिक। और अब लास्ट पॉइंट, टिक। आई होप आप लोगों ने सारा का सारा पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अगर आप अच्छे विद्यार्थी हो तो इसको केवल स्क्रीनशॉट ही लेकर बस फ़ोन में मत रखे रहना, ही नहीं कि पढ़े और भन से काटे और चले गए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे। नहीं, इसको लिखो, ठीक है। ज़्यादा तड़िंग बड़िंग बतियाओगे ना हमसे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ पहले ही बता दे रहे हैं,
चलिए, तो प्यारे बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप लोगों के लिए। और आप लोग चाहते हो कि आपके दोस्त भी पढ़े, तो आप अपने दोस्त के पास इसको शेयर कर दीजिए। मुन्नी देवी एकेडमी चैनल का नाम है और इसको सब्सक्राइब कर लेना है। पढ़ने में अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं बिल्कुल दिल से समझाता हूँ, बिल्कुल दिल से, एकदम दिल से। समझ में तो बिल्कुल आना ही चाहिए, है कि नहीं? हाँ सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 यानी कि उसने कहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही बहुत यार शानदार चैप्टर है। पढ़ने के बाद ना बहुत मज़ा आएगा, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। वही लव स्टोरी है, लव स्टोरी है, लव स्टोरी, एकदम लव स्टोरी, मस्त कहानी यार। आगे पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा, हमको ही मज़ा आया था, तुमको ही मज़ा आएगा। कहानी एकदम आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। इस तरीके से समझाएंगे ना, ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों को पूरे साल, जब तक ज़िंदा हूँ, जब तक मेरा ज़मीर ज़िंदा है, मैं आप लोगों को यूट्यूब पे पूरे साल हिंदी फ्री पढ़ाऊँगा। यूट्यूब पे पूरे साल बिल्कुल फ्री, मुफ्त, 1 रुपया नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। तो चलिए बाय। अरे यार, बाय बाय।